चलिए तो भक्ति मूवमेंट को देखते हैं। व्हाट इज़ द भक्ति मूवमेंट? अलवार नैनार मूवमेंट क्या है? तो अगर आप इंडिया में देखोगे तो ये सेकेंड रिलीजियस मूवमेंट है। फर्स्ट रिलीजियस मूवमेंट आप कह सकते हो कि आफ्टर द वेदा और उपनिषदा जब रचे गए, जब बनाए गए, उसके बाद जब बुद्ध और जैन जैसे फिलोसफर्स का इमरजेंस होता है और वो अपना अपना फिर एक सेक्ट लेके चल पड़ते हैं, दैट इज़ द फर्स्ट, एंड इसको सेकंड मान लेते हैं। अब इसके बैकग्राउंड में बहुत सारा कारण है। एक तो बैकग्राउंड में कारण है कि इंडियन सोसाइटी पर, खास करके अगर साउथ की बात करें, तो जैन और बुद्धिज़्म का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा था। इधर नॉर्थ में क्या है कि पोस्ट मॉरियन पीरियड में आप देख रहे हो क्या हो रहा है, कहाँ, दैट इज शुंगा पीरियड में कि गांधार कला और मथुरा कला का इमर्जेंस होता है। गांधार फॉर्म ऑफ आर्ट, मथुरा फॉर्म ऑफ आर्ट, जो स्कल्पचर बनने लगे हैं, तो उसका वो इमर्जेंस होता है, वो देखने को मिलता है। तो इससे क्या हुआ कि इससे थोड़ा सा मूर्ति पूजा की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोसेस है, वो बढ़ गया। और गुप्ता पीरियड आते आते आप क्या देख रहे हैं कि रामायण, महाभारत और पुराण, इनका कंपाइलाइजेशन हो चुका, इनको कंपाइल किया जा चुका है। उसके बाद गुप्ता पीरियड में आप देख रहे हो क्या है कि अवतारवाद का कॉन्सेप्ट आता है कि अवतारवाद, विष्णु का, शिव का, सबका अवतार होता है। तो एक्चुअली में इस फॉर्मेशन में आप देखोगे तो ये जो मूवमेंट है, भक्ति मूवमेंट, स्टार्ट होना चाहिए था नॉर्थ में, लेकिन ये हुआ कहाँ? साउथ में। अब साउथ में इसका इन्फ्लुएंस के क्या क्या कॉजेज रहे उसको समझते हैं। तो बिगिन साउथ इंडिया एम्फसाइज एब्सोल्यूट सरेंडर टू गॉड। अब यहाँ पे कहा गया, ये भक्ति मूवमेंट में क्या है कि अब बौद्धिज्म जो था उसमें, बौद्धिज्म में भी हीनयान और महायान का कॉन्सेप्ट आ चुका है। जो रिचुअलिस्टिक है, कर्मवाद का कॉन्सेप्ट आ चुका है हिंदुज़्म में भी और रिलीजन में भी। तो इस कारण से भक्तिवाद का एक इमर्जेंस होता है कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है, इससे इस तरीके से भक्तिवाद से भी आप मोक्ष को पा सकते हो। तो उस बैकग्राउंड में बहुत सारे लोगों ने, और वहाँ के जो स्कॉलर्स थे साउथ के, उन लोगों ने स्टडी किया, देखा कि ये जो जैन और बौद्धिज्म है वो क्यों इतना फैल रहा है, इमर्ज किया कर रहा है। तो लोकल लैंग्वेज में उनका बात करना, रियलिस्टिक होना, तर्कवादी होना, और डिस्कस और डिबेट के लिए हमेशा तैयार रखना, तो इन तमाम चीज़ों को इन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। तो ये बेसिकली 7th से 9th सेंचुरी के बीच में ये पूरा मूवमेंट चला है, भक्ति मूवमेंट, अलवार नैनार मूवमेंट के फॉर्म में। तो यहाँ कह रहा है कि ह्यूमन सोल इज टीनी बिफोर ऑलमाइटी, कि ऑलमाइटी के सामने इंसान कुछ है। इंस्पायर्ड बाय पुराण, महाभारत एंड टेम्पल वर्शिप, भक्ति रूटेड इन तमिल डिवोशनल ट्रेडिशनल, स्प्रेड लेटर महाराष्ट्र, गुजरात। तो ये कहाँ कहाँ फैला था? तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बाद में नॉर्थ इंडिया में भी आप देखते हो कि सूरदास, कबीरदास, मीराबाई, इन तमाम चीज़ों का इमर्जेंस होता है। तो कहा यह जाता है कि भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ तमिलनाडु में, वो पावरफुल हुआ कर्नाटका में, वो महाराष्ट्र आते आते कमज़ोर हो गया, और गुजरात पहुंचते पहुंचते वो टूट गया, वो नॉर्थ में ही नहीं कर पाया। तो ये इस तरह से फॉर्मेशन इसका चलता है कि स्टार्ट तमिलनाडु में, स्ट्रांगनेस बढ़ी कहाँ? कर्नाटका में, महाराष्ट्र में जो भक्ति मूवमेंट है वो कमज़ोर पड़ा और गुजरात जाते जाते ख़त्म हो गया। तो इसी बैकग्राउंड में आप देखते हो कि इन फ्यूचर महाराष्ट्र में जो समर्थ गुरु रामदास, तुकाराम, इन सबों का इमरजेंस होता है सेकेंड फेज में, जिसमें आप देखते हो कि नॉर्थ में मीराबाई, कबीरदास, सूरदास, रैदास, तुलसीदास, इन तमाम लोगों का इमरजेंस है। तो स्टार्ट लेकिन ये 7th सेंचुरी में पल्लव से लेके चोल पीरियड के बीच में, चोला के बीच में, ये जो अलवार नैनार मूवमेंट है वो स्टार्ट होता है। क्या है ये आगे देखते हैं। महाराष्ट्र को ज़्यादा हो गया, इस पर बुद्धिज्म और जैनिज्म डिक्लाइन। तो इसके फैलने से हुआ, रिस्पॉन्स से क्या हुआ कि बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है डिक्लाइन हुआ, और पल्लवों ने ये जो अलवार नैनार मूवमेंट है, चूँकि पल्लव अपने आप को शिव भक्त माना करते थे, तो दैट इज नैनार्स, तो पल्लवों ने इसे पैट्रोनेज भी दिया, इसका भी फायदा मिला।
अब आते हैं एक एक करके अलवार और नैनार मूवमेंट में। तो सबसे पहले हम देखते हैं अलवार को। तो जो विष्णु को फॉलो करते हैं वैष्णव संत होंगे, है ना, जो ऐसा वाला चंदन लगाते होंगे जिनको आपने देखा होगा, तो वो हो गए अलवार, है ना, कि सारे गॉड को आप मानिए, आप सारे गॉड की वर्शिप करें, नो प्रॉब्लम, बट आप जो है उसमें से सुप्रीम गॉड विष्णु को मानना चाहिए। जो इस तरह की बातें कर रहे हैं वो कहलाएंगे अलवार। कंपोज्ड हाइम इन तमिल लैंग्वेज। अब इन लोगों ने इस चीज़ का तोड़ निकाला कि लोकल लोगों से लोकल भाषा में आसान शब्दों में आप जब तक बात नहीं करोगे तब तक आप यहाँ पर फेमस नहीं हो सकते। और 12 जनरेशन का हिस्ट्री हमें मिलता है इस बुक से, नलियार दिव्या प्रबंधम। इस बुक में 12 जनरेशन के अलवार जो सेंट हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। तो ये बुक उसके लिए नहीं था, ये बुक हाइम्स बेस्ड है, तो उसमें हाइम्स लिखे हुए हैं, कविताएं लिखी हुई हैं, पोएम्स लिखे हुए हैं, एम्फसाइज पर्सनल डिवोशन एंड सरेंडर। अब इसमें क्या था कि जो उस समय हिंदू रिलीजन में टैबूज आ गई थी, तो उस टैबूज से निपटने के लिए इन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं, सब कुछ सोसाइटी के लिए है, कोई धन नहीं, कोई वैभव नहीं, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं, है ना, और लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, कविताओं में जो गीत होता है, सॉन्ग्स, उसमें अपने जो इंटेलेक्ट बातें हैं उसको उसमें वो डाल रहे हैं ताकि लोगों को सुनने में आसान हो और समझने में आसानी हो। तो इससे धीरे धीरे ये फेमस हो गए। डिबेट्स कर रहे हैं, जो अलग अलग सेक्ट के जैन और बुद्धिस्ट के लोग हैं उनको बुला के कि आप आइए हमसे डिस्कस करते हैं, तर्क करते हैं, आप दीजिए लॉजिक कि आपका रिलीजन कैसे बेहतर है और मेरा रिलीजन कैसे घटिया है। तो ये तमाम काम ये कर रहे हैं। तो अलवार में एक बुक आता है नलियारा दिव्य प्रधानम। फेमस अलवार जो सेंट्स हैं, पेरियलवार, नम्बलवार और तिरुपन्नलवार, और जो सबसे फेमस आती है फीमेल सेंट, दैट इज नेम इज अंडाल। ये फीमेल सेंट थी। इन्होंने ये सब सेंट्स ने अलग अलग टाइम पीरियड में बहुत सारी कविताएं, पोएम्स लिखी हैं, सॉन्ग्स लिखे हैं, जो इस बुक में आपको मिल जाएगा, उसी से इन्फॉर्मेशन मिलता है। इसमें कुछ नहीं था, ऑलमाइटी गॉड को मानिए, सुप्रीमेसी विष्णु की मानिए, राइट, और सारे गॉड रिस्पेक्टेड हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंडाल ओनली फैमिली अलवार रिजर्व मीरा ऑफ द साउथ, इन्हें साउथ की मीराबाई भी कहा गया है। प्रमोटेड टेम्पल सेंटर्ड वर्शिप हेल्प द ग्रोथ ऑफ श्री वैष्णविज्म, है ना, वैष्णविज्म जो देखते हो आप साउथ में अभी भी फैला हुआ ठीक ठाक मात्रा में है, तो ये उस मूवमेंट का असर है, दैट इज नेम इज अलवार मूवमेंट। इसी के पैरेलल में एक दूसरा मूवमेंट चलेगा, दैट इज नैनार मूवमेंट। अब ये बाद में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा होगा, अलवार और नैनार के बीच में आपस में भी दो किंग जो है उलझ जाएंगे कि मैं विष्णु को मानता हूँ, मैं शिव को मानता हूँ। एक ही फैमिली में फादर और सन उलझ जाता है। फादर अगर विष्णु को मानता है तो शिव अलवार है फादर, और सन जो है वो नैनार है, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। नैनार कौन कहलाएगा, दैट इज वर्शिप शिवा, है ना, कि आप सारे गॉड को मानिए, वो बिल्कुल अलवार की तरह, लेकिन सुपर ऑथोरिटी माना जाए किसका, शिव का। अपोज्ड रिचुअलिज्म एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। इन तमाम लोगों ने एक चीज़ क्या किया कि मैं किसी कास्ट को नहीं मानता, कोई ऊंचा और नीचा नहीं होता है ना, लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, कास्ट सिस्टम को डिनाई कर गया। तो पब्लिक को अच्छी लगने वाली हर बात इन लोगों ने की, है ना, कोई वर्ण सिस्टम नहीं, कास्ट सिस्टम नहीं, सब के लिए ओपन है, आओ मेरी बातें सुनो, अच्छा लगे तो आओ इसको फॉलो करो। तो इससे ये फेमस हो गए और बहुत सादगी भरा जीवन जीते थे, तो इन पे आरोप भी नहीं लगा सकते हो आप ये। अपोज रिचुअलिज्म, और क्या, रिचुअलिस्टिक कर्मकांड का भी विरोध किया, दोनों ने किया, अलवार ने भी नैनार ने भी किया, कि कोई कर्मकांड उस तरह का रिचुअलिस्टिक नहीं करना है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा आपका, किसी भी कास्ट के लोग यहाँ आ सकते हैं। कंपोज डिवोशनल हाइम्स इन तमिल, लोकल लैंग्वेज में हाइम्स लिखेंगे और आपको हम गा के सुनाएंगे और उसी में अच्छी अच्छी बातें होंगी। लिटरेचर प्रिजर्व इन, इनका जो लिटरेचर ये कह रहा है तेवराम एंड पेरियम पुरनम, है ना, ये साउथ के तमिल नाम है तो थोड़े से अटपटे तो होंगे, बोलने में दिक्कत होगा ही। तेवरामन और पेरिया पुराणम, हाँ ये है। अब है कि फेमस सेंट्स कौन है, अपार, समंदार, सुंदार और
मनिक जो भी इनका नाम है, मनिक्कावचार, तो उसमें जो था आपने देखा अलवार में, उसमें 12 जनरेशन की बात की गई थी। यहाँ नहीं, यहाँ कहा गया 63 सेंट्स हैं, है ना। तो 63 नैनार सेंट्स हैं तमिल ट्रेडिशन में। ये इनका इस तरह से ये लोग अपना वो रखते हैं। जो शिव डिवोटी होंगे वो नैनार हैं, राइट। भक्ति हाइम संग इन टेम्पल एंड गैदरिंग स्ट्रेंथन सिविज्म इन साउथ इंडिया। वो कह रहे हैं वैष्णव को, विष्णु को मानो, ये कह रहे हैं शिव को मानो। और सारे दोनों का कंडीशन एक ही है, लोकल लैंग्वेज में बात करना है, सादगी भरा जीवन जीना है, लोगों से डिस्कस और डिबेट करना है कि कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप आ सकते हैं, आसान शब्दों में बात करना है, ऑलमाइटी गॉड को रिचुअलिस्टिक होना, कर्मकांड का विरोध करना है, कोई भी रिचुअल एक्टिविटी नहीं, बलि और ये वो नहीं देना है, कास्ट सिस्टम का विरोध करना है, वो भी गलत है, किसी तरह से हिंदू धर्म को बचाना है। क्योंकि अगर ये लोग ऐसा नहीं करते तो जैनिज्म और बुद्धिज्म हिंदू धर्म को निगल लेता। जो उस तरह का एक्टिविटी, एक बीच में पीरियड ऐसा था कि एक अफवाह एंशिएंट और मेडाइवल के पीरियड में, एंशिएंट के तौर में मैं बात कर रहा हूँ, कि बुद्ध मॉन्ग का अगर आपको शैडो भी पड़ गया तो आप बुद्धिस्ट हो जाओगे। इतना वो मतलब उन लोगों के बीच में सोसाइटी में मान्यता आ गई थी कि बुद्ध मॉन्ग का अगर किसी को शैडो पड़ गया तो वो बुद्धिस्ट हो सकता है। इतना र्यूमर फैला दिया गया तो ये देखने को मिलता है। तो दैट इज़ द पॉइंट। अलवार और नैनार मूवमेंट, लोकल लैंग्वेज में बात करना है, ऑलमाइटी गॉड को मानना है कि एक गॉड है, या तो विष्णु को मानोगे तो वो हो गया कौन सा, अलवार, और शिव को मानते हो तो हो गया नैनार। तो इसमें ये है, डिबेट करना है, डिस्कस करना है, तमाम चीज़ें हैं। नॉन पॉलिटिकल, प्योरली स्पिरिचुअल एंड कल्चरल, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी ने, पल्लवों ने इसको पेट्रोनेज दिया, इससे ये फले फूले। दोनों पल्लव जो है वो थे, नैनार थे, शिव को मानते थे। रिएक्शन अगेंस्ट जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा था, उसको रोकना था। सेंट्स लिव सिंपल लाइफ, रिजेक्ट रिचुअल्स, सिंपल लाइफ जीजिए, अपना लोगों को अपने लाइफ से प्रेरणा दें। प्रीच्ड इन तमिल पीपुल्स लैंग्वेज, जो लोकल लैंग्वेज बोला जाता है उसी में। वीकली डिबेट्स विथ राइवल सेक्ट्स, जो भी ये जैन और बुद्धिस्ट है उनको बुला के आप डिबेट कर सकते हो कि अगर आपका सही है तो आप तर्क से साबित करो। स्टेज पर्सनल डिवोशन ओवर रिचुअलिज्म, इंडिविजुअल पर्सनालिटी के दम पे इन्होंने कोई भी प्रचार प्रसार का वो तरीका नहीं अपना। हर इंडिविजुअल का जो पर्सनालिटी इतना पावरफुल था कि उसके दम पे इन्होंने अपना प्रचार प्रसार बढ़ाया। इक्वलिटी ऑफ डिवोटीज, कास्ट बैरियर इग्नोर्ड, ये सबसे बड़ी बात थी सोसाइटी में। कि मैंने क्या कहा, कास्ट सिस्टम को भी इन्होंने वो कहा कि कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, कोई अपर कोई लोअर नहीं है, जो है सब इक्वल माने जाएंगे। प्रमोट इंक्लूसिव स्पिरिचुअल कल्चर। आगे आप देखोगे क्या होगा कि ये तो आप देख रहे हो कि सेवन से हाँ, तो एक देखने को मिलता है कि 7th सेंचुरी से 9th सेंचुरी में ये मूवमेंट चला। आगे आप देखोगे कि इसी से निकल के एक मूवमेंट आता है, खास करके कहाँ से, यहाँ नैनार वाले सेक्शन से एक नया मूवमेंट निकल के इमर्ज होके आता है, दैट इज कॉल्ड लिंगायत। अब ये शिविज्म का एक लेवल का एक्स्ट्रा वर्जन था। अभी भी ये जो लिंगायत कम्युनिटी है वो कर्नाटका में बहुत पावरफुल है, राइट। तो इसी से इमर्ज होके इन फ्यूचर में लिंगायत कम्युनिटी, लिंगायत जो रिफॉर्म है वो निकल के आएगा, जो शिव के डिवोटी हैं उनमें से। तो ये तमाम चीज़ें थी भक्ति मूवमेंट में, अलवार नैनार मूवमेंट में। बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए यही था कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन से सेंट आए, और उनके द्वारा जो भी बुक लिखी गई। अगर ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ना चाहते हो तो उनका जो बुक है उसका जो समरी है उस पर आप डिस्कस कर सकते हो। बेसिक कॉन्सेप्ट अलवार नैनार का हुआ जिस टाइम में साउथ में पल्लव और चोलों का पीरियड चल रहा था, है ना। बुद्ध जैन जो है अपना फ्लोरिश हो रहे थे, उस कंडीशन में इन लोगों का इमरजेंस होता है और इन लोगों ने एक एक करके अपनी बातें रखी और अलवार और नैनार मूवमेंट इमर्ज करता है। आगे बढ़ते हुए ये नॉर्थ तक नहीं पहुंच पाता। मैंने पूरा सीक्वेंस बताया कि तमिलनाडु में इमर्ज होता है, कर्नाटका में स्ट्रांग होता है, महाराष्ट्र में कमज़ोर होता है और गुजरात में ख़त्म हो जाता है। आगे इन फ्यूचर आप देखते हो कि 12-13 सेंचुरी के सराउंडिंग में मीराबाई, तुलसीदास, रैदास, कबीरदास, तमाम लोगों का इमरजेंस होता है, या गुरु नानक, ये नॉर्थ में इमरजेंस होता है। तो पहले साउथ 7 से 9th सेंचुरी, फिर उसके बाद 11-12 सेंचुरी से फिर नॉर्थ में इसका इमरजेंस होता है भक्ति मूवमेंट का। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस रहा आपका अलवार नैनार मूवमेंट का। चलिए, थैंक यू।